रहमान रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम असल बात और मैं हूं आपका मेज़बान एहसन रज़ा। नाज़रीन, ऑपरेशन स्विफ्ट टाट के 6 साल मुकम्मल हो चुके हैं और पाकिस्तान के लिए ये लम्हा फ़ख्रिया है। और इस सारी सूरत हाल में अगर देखें तो हमारे दिफाई इदारे हमा वक्त जो करना तैयार और दुश्मन से लड़ने के लिए और दुश्मन को नाकों चने चबवाने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान की अफवाज की और मसल्ह अफवाज की पेशा वाराना महारत और पाकिस्तानी अवाम के अज़्म की अगर बात करें तो बिल्कुल लाजवाब और बहुत ही शानदार। इस सारी सूरत हाल में 27 फरवरी 2019 और मुल्क की तारीख का एक अहम वाक़या, दुनिया नहीं भुला सकती इस वाक़े को, तो पाकिस्तान है। और मुल्क के खुदादाद की हर नापाक दुश्मन के अज़ाइम को खाक में मिलाने की एक भरपूर कोशिश और भरपूर जवाब दिया गया पाकिस्तान की जानिब से भारत की दरअंदाजी पर। और भारत जो हमेशा खित्ते के अमन को सबूताश करने की भोंडी कोशिश और भोंडी साजिशें और भोंडी हरकतें करता है, उसके जवाब में पाकिस्तान ने इंतहाई शानदार मुजाहरा किया और उसके बाद एक सफारती पैगाम भी दिया। अभिनंदन को चाय पिलाने के बाद और फैंटास्टिक टी पिलाने के बाद जब उन्हें वापस भिजवाया गया। इस सारी सूरत हाल पर भी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे और दूसरी जानिब हमास के हवाले से भी और इसराइल के हवाले से भी बात करेंगे, क्योंकि फ़लस्तीन की सूरत हाल और जिस तरीके से फ़लस्तीनी भाई हमारे मुश्किलात का शिकार हैं और मुज़ाकरात का दूसरा मरहला है, कौन कौन से मुमकिन तौर पर निकात पर तबादला ख्याल होना चाहिए और आलमी मंजरनामे पर क्या सूरत हाल बनती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा डोनाल्ड ट्रंप बरसर इक़्तिदार आए तो उससे पहले के बयानात और थे और बाद के बयानात और थे। इस पर भी हम अपने प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे, लेकिन इससे पहले पाकिस्तान की कामयाबी का दिन है और आज इस दिन को बहुत ही जोशो खरोश से मनाया भी जाना चाहिए और हर पाकिस्तानी को ये याद रखना चाहिए कि ये उनकी मसल्ह अफवाज का कारनामा भी है और उन्होंने अपने पड़ोसी मुल्क की दरअंदाजी पर और एक इंतहाई भोंडी हरकत पर एक कामयाब जवाब दिया है। इसी पर गुफ्तगू करने के लिए एयर मार्शल रिटायर्ड मसूद अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका वक्त देने के लिए। सर, आज कामयाबी का दिन और ऑपरेशन स्विफ्ट टाट के 6 साल मुकम्मल हो गए। दिफाई इदारों का फ़ख्रिया जवाब और बहुत ही ज़बरदस्त और करारा जवाब रहा और इसके साथ साथ इस जवाब के बाद हम ये कह सकते हैं कि हमारी मसल्ह अफवाज जो हैं वो पेशा वाराना महारत की हामिल हैं और इस बात की सिर्फ हम नहीं बल्कि पूरी दुनिया तायीद करती है। थैंक यू। आपने अपने इंट्रो में बहुत सारी चीजें कहीं और वाकई स्विफ्ट रिटॉर्ट ने हमें प्राइड, जॉय, रिजॉल्व, बिलीफ, ईमान ये सब दिया कि हम बार बार ये चीजें कर सकें जो कि नूर खान ने और असगर खान ने सन 65 में किया। उसके बाद हमने यही चीज तारीख दोहराई 71 में। ऑल्दो हम एक छोटी एयरफोर्स थे, सिंगल स्क्वाड्रन 71 वॉर में ढाका में 12 स्क्वाड्रन को फेस किया, डिड वेरी वेल। और उसके बाद अफगान वॉर में हमने बहुत अच्छा किया। लेकिन स्विफ्ट रिटॉर्ट में याद रखिए कि पहली दफा ये हुआ है पाकिस्तान में कि सिंगल सर्विस एप्लीकेशन। पिछली जंगों में तीनों फोर्सेस इन्वॉल्व रही जी 65-51 में। स्विफ्ट रिटॉर्ट में खाली पाक फजाइया ने ऑल बाय इटसेल्फ सारे अपने फौजी और सियासी ऑब्जेक्टिव्स या जो अहदाफ थे वो हासिल किए एंड डिड प्राउड टू आवर नेशन। और हमें एरोगेंस तो नहीं, तकब्बुर तो नहीं करना चाहिए, बिकॉज इंडियन फजाइया भी एक प्रोफेशनल फजाइया है। उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कॉम्बैट की मिसालें कायम की हैं। लेकिन 65 वॉर में 6 सितंबर को 7 सितंबर को जब आलम साहब ने 5 जहाज गिराए, उसके बाद 71 वॉर में बहुत अच्छा किया हमने। लेकिन 65 वॉर हमारा रेड लेटर डे था 6 सितंबर को, जब सज्जाद हैदर साहब ने पठानकोट स्ट्राइक में उनकी कमर तोड़ दी पहली दफा और मॉरल एसेंडेंसी एस्टैब्लिश की ओवर द इंडियन एयरफोर्स। और वो कंटिन्यू की हमने थ्रू आउट द वॉर। बट स्विफ्ट रिटॉर्ट इज वन सिंगल एग्जांपल जब मुजाहिद अनवर ने एक कैलिब्रेटेड, ग्रेजुएटेड, प्रोपोर्शनेट ऑपरेशन के साथ इंडियन एयरफोर्स को एट अ टाइम एंड प्लेस ऑफ आवर चूजिंग, उन्होंने रात को 2 बजे हमला किया। जो कन्वेंशन है वो एक्सपेक्ट कर रहे थे सारा दिन 26 को, और उन्होंने एक दीवार खड़ी की हुई थी कॉम्बैट एयर पेट्रोल्स की। हम नहीं गए बिकॉज वी चोज दैट डे, बिकॉज हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप ने कहा था वी शैल रिटेलिएट, वी शैल नॉट थिंक। बट बिकॉज डैमेज नहीं हुआ था,
मुजाहिद अनवर साहब ने और उनके एयर स्टाफ ने फैसला किया, वी शैल चूज कि किस वक्त अटैक करना है। नेक्स्ट डे 27 को 10 बजे, लेड बाय द मिराजेस एंड द JF-17s, और JF-17s ने इंडिजिनस रेंज एक्सटेंशन किट्स के साथ, आपके नाजरीन को पता होना चाहिए कि इंडिजिनस वेपन्स इस्तेमाल की, अहदाफ सारे मारे, एक्चुअल टारगेट को नहीं मारा, 3-4 किलोमीटर एक साइड पे रख के टारगेट्स को मारा। और ये मिसाल आपको नजर आई जब मिराज ने अपना H-4 वेपन लॉन्च किया नौशहरा पे। DCS ऑपरेशन ने वो वीडियो दिखाई थी कि रेटिकल नौशहरा के लॉजिस्टिक और उनका जो आर्मामेंट डेपो है उसके ऊपर है, और आखिरी वक्त में वो 2 या 3 किलोमीटर लेफ्ट ले जाता है और वहां पे मारता है। और सपोर्टेडली उस दिन हेडक्वार्टर में एक 2 स्टार जनरल भी नौशहरा में विजिट कर रहे थे। सो वी टुक केयर। सो इन 3 चीजों की वजह से कैलिब्रेटेड, प्रोपोर्शनेट एंड ग्रेजुएटेड इंडियन एयरफोर्स को और पॉलिटिकल लीडरशिप को पैनिक होने का मौका नहीं मिला कि दे रेज दी एंटी, हवा में दोबारा से वो हमला करें और फिर हम करें, एंड देन दी एस्केलेशन गोज, लेटर गोज आउट ऑफ कंट्रोल। ये 2 न्यूक्लियर ताकतों में नहीं होना चाहिए था। ये मुजाहिद अनवर और पाक फजाइया का इंटेलेक्ट था दैट सेव द डे, बट वी सेट अ गुड एग्जांपल दैट गिव्स अस प्राइड एंड जॉय। बिल्कुल सर, जिस तरह आपने पूरी सिचुएशन को वाजे किया है, और इंतहाई शानदार ऑपरेशन, क्योंकि इसमें जैसा आपने भी कहा पाक फ़िज़ाइया ने बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का मुजाहरा भी किया और अकेले किया। लेकिन सर, जैसा आपने अभी जिक्र किया कि हमें तकब्बुर नहीं करना चाहिए और बिलाशुबा नहीं करना चाहिए, और ना ही हम करते हैं, लेकिन दूसरी जानिब जो हमारा मुखालिफ है वो अपनी बड़ी फ़ौज होने का जोम भी हमेशा से रखता है। लेकिन अगर इस ऑपरेशन को देखा जाए तो सरहदी हदूद की खिलाफ वर्जी भी उनकी जानिब से की गई, और फिर 2 उनके लड़ाका तैयारे हमने मार गिराए। तो यहाँ तो हमें ये उनको जो तरबियत दी जा रही है और जिस तरीके से उनको पेशा वाराना महारतें दी जा रही हैं वो भी तो यहाँ होती हैं, और लेकिन इसके बावजूद वो अपनी बड़ी फौज होने का जोम भी रखते हैं, और खित्ते का अमन जो है वो हमेशा सबूताज करने की भरपूर कोशिश करते रहते हैं। एब्सोल्युटली, इसको अंग्रेजी में कहते हैं ह्यूब्रिस जी, और उर्दू में ऑफ कोर्स तकब्बुर। जी, उनमें हमेशा ये रहा है। जब अडवाणी ने कहा था कि हमने अपना न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कर लिया है, अब सारी बातें हमारे मानो, सो वी वेंट न्यूक्लियर एंड नो, हम पैरिटी पे बात करेंगे आपके साथ। तो उन्होंने जब अटैक किया 27-26 को और उन्होंने एक दीवार बनाई कॉम्बैट एयर पेट्रोल्स की, तो ह्यूबरिस अगेन टुक ओवर, तकब्बुर उनका। उन्होंने कहा अब पाकिस्तान एयरफोर्स ने घुटने टेक दिए हैं, कोई नहीं आएगा। और 27 को मुजाहिद अनवर ने लीड करके पाकिस्तान एयरफोर्स के साथ, मैं ये बात करने वाला था ऑब्वियसली, लेकिन टॉप कवर F-16 का था, और हमने उसमें अभिनंदन को मारा, हमने सपोजिटली एक जेफ सुखॉय को भी मारा। उन्होंने क्लेम किया कि अभिनंदन ने एक F-16 मारा। याद रखिए, उन्होंने जब 26 को अटैक किया तो हुब्रिस टुक ओवर, तकब्बुर। और जब तकब्बुर आ गया उनमें, तो उन्होंने कहा कि अब पाक फजाइया ने और पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए हैं, अब वो कुछ नहीं करेंगे। सो 27 को टॉप कवर F-16 का था, और जब हमने सक्सेसफुल अटैक किया, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर हमारा एक बहुत छोटा सा एलिमेंट है, उनका एक बहुत बड़ी स्क्वाड्रन है, उनका इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर भी काम नहीं किया, और हमने उनको एक्चुअली बहुत अच्छा किया इसमें। और F-16 ने एक अभिनंदन को मारा, और उसके बाद सुखॉय 30 को मारा। फ्रेट्रिसाइड में उन्होंने अपना एक Mi-17 मारा। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ह्यूब्रिस और तकब्बुर ये हमें भी नहीं करना चाहिए, उनको भी नहीं करना चाहिए, लेकिन वी हैड द बेटर ऑफ देम, एंड सो मच सो ये जो प्रेजेंट चीफ हैं, एयर चीफ मार्शल सिद्धू, इन्होंने जब टेक ओवर किया तो उन्होंने इनकसार पसंदी से कहा कि देखो, जो सिनेरियो हमें स्विफ्ट रिटॉर्ट में मिला, डोंट एक्सपेक्ट कि अल्लाह ताला की तरफ से हर दफा हमें वही सिनेरियो मिलेगा जिसकी हमने तैयारी की हुई है। सो वी प्रिपेयर्ड इवन बेटर। और जब हम ऑपरेशन मर्ग बर समाचार में गए तो हम उतनी ही तैयारी, इफ नॉट बेटर, उसके साथ गए। हमने उसी तरह से ग्रेजुएटेड, कैलिब्रेटेड, प्रोपोर्शनेट रिस्पांस दिया, लेड बाय J-10s। उन्होंने टॉप कवर दिया,
और उसके साथ इन्होंने JF-17 ने अपने आरी के दोबारा मारे, उसमें कॉम्बैट यूएवी भी एम्प्लॉय हुआ और हमारे एडवर्सरी ने मगरिब में उसमें रिटेलिएट करने का मौका नहीं दिया हमें उन्हें। सो पाक फिजाइया हैज डन अस प्राउड और इंशाअल्लाह ताला दोबारा भी करेगी। बिल्कुल सर, इसमें कतन कोई शक वाली बात नहीं है कि अगर हमारी पेशा वराना महारतों को देखा जाए, जिसे आपने भी कहा, जो मौजूदा चीफ मार्शल हैं उन्होंने भी मुकम्मल तौर पे ये कहा हुआ है कि हमें उससे भी बेहतर तरीके से तैयारी करनी चाहिए, और हम जब देखते हैं अपने दिफाई इदारों को तो वो हर सूरत हाल से निमटने के लिए हम वक्त तैयार रहती हैं। लेकिन सर, अगर इसी सारी सूरत हाल को देखा जाए तो दूसरी जानिब भी उन्होंने अपने हारे हुए शख्स को अपनी कौम के सामने हीरो बनाकर पेश करने की कोशिश की, जिसे आपने भी कहा कि हमारा तैयारा मार घिराया, और इस हवाले से भी पूरी दुनिया में सामने प्रोपेगेंडा करने की भी कोशिश की, जिसमें उन्हें नाकामी का सामना करना पड़ा। लेकिन ये अपनी नाकामी को छुपाने की आपको नहीं लगता कि एक और भूंडी सी कोशिश है? याद रखिए कि अभिनंदन ने एक दफा भी क्लेम नहीं किया कि जी मैंने ये F-16 को मारा था। जी। नंबर 1। नंबर 2, F-16 की कंपनी ने सारे हमारे F-16 गिने और उन्होंने कहा इनके सारे F-16 इंटैक्ट हैं। नंबर 3, एयर चीफ मार्शल धनोआ जो उस वक्त एयर चीफ थे, आखिरी मिशन उन्होंने अभिनंदन के साथ किया एक डुअल MiG-21 में उतरे, उन्होंने प्रेस को एड्रेस किया। नंबर 1, उन्होंने कहीं पे भी अभिनंदन को मुबारक नहीं दी। नंबर 2, उन्होंने अपनी टीवी के सामने अपने आखिरी एड्रेस में भी कहीं क्लेम नहीं किया। सो वेल, ऑल सेड एंड डन, उन्होंने अपनी खिफत मिटाने के लिए, अपनी कौम को दिखाने के लिए क्योंकि बहुत बड़ा ब्लंडर किया था उन्होंने, ऑल्दो मोदी ने उसका एक पॉलिटिकल फायदा जरूर उठाया, ये हमें मानना चाहिए, लेकिन मिलिटरीली वी डिफीटेड देम थ्रू अ सिंगल सर्विस एप्लीकेशन। 3 जहाज उनके गए, उनकी इज्जत भी गई, बिकॉज कोई एविडेंस नहीं था कि उन्होंने बालाकोट में किसी भी टेररिस्ट कैंप को मारा हो। तो आई थिंक कैन लुक बैक। और उसके साथ साथ एक और चीज, इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने कहा था अगर हमारे पास राफेल होते उस वक्त तो हमें अभिनंदन भी ना होता और हमारा सूखवाई भी ना गिरता। और MI-17 में उन्होंने राफेल ले लिए। इट केम विद ईसा रेडार, वो फेज एरे रेडार होता है, और इट केम विद लॉन्गर स्टिक मीटियोर BVR के साथ, जो कि रफली आजकल BVR की जो रेंज है वो 100 किलोमीटर है। उन्होंने कहा ये एब्राहम से बेहतर, अब हम बेहतर करेंगे। बट सिद्धू, एयर चीफ मार्शल सिद्धू जो है, he was on his toes all the time. Air Force is preempting कि क्या होने वाला है। बहुत शुक्रिया सर, बिल्कुल इसमें कतन कोई शक वाली बात नहीं है। हमारी पाक फ़िज़ाइया जो है इंतहाई ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करती है और इंशाअल्लाह करती भी रहेगी। और जितना मर्जी दुनिया में प्रोपेगेंडा कर लिया जाए, लेकिन दुनिया के सामने भी, क्योंकि जैसा आपने भी कहा ग्लोबल विलेज का दौर है, तो हकीकतें सबको आया हैं कि कौन क्या कर रहा है और किस तरीके से खित्ते के अमन को बहाल रखने की कोशिशें भी कर रहा है। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। वापस आएंगे तो हम गज़ा के हवाले से और फ़लस्तीन की सूरत हाल के हवाले से बात करेंगे, तो आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ट के हवाले से हमने गुफ्तगू की। 6 साल मुकम्मल हो चुके हैं और आज इंतहाई कामयाबी का दिन है। इसके साथ साथ अब हम गज़ा की सूरत हाल पर भी गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है। माह मुक़द्दस भी करीब आने को है, मुज़ाकरात का दूसरा मरहला की जानिब बढ़ रहे हैं, लेकिन हालात जो हैं वो जूं के तूं हैं और इसराइल जो है हमेशा की तरह गैर संजीदगी का मुजाहरा कर रहा है और आलमी मंजरनामे में हम देखते हैं कि किसी किस्म का कोई रद्द-ओ-बदल हमें नज़र नहीं आता। हमारे साथ जो मौजूद मेहमान मौजूद हैं उनका मैं आपसे तारुफ करा दूं तो जनाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकारुल हसन साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सर, आपका बहुत शुक्रिया, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं आप। और जनाब वजिया सईद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर आलमी अमूर हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। ब्रिगेड साहब, इससे पहले कि मैं गज़ा के हवाले से बात करूँ, लेकिन अगर आज हम पाकिस्तान की कामयाबी के हवाले से भी बात करें तो अब आज हमारी कामयाबी का दिन है, एक बहुत बड़ा दिन है पाकिस्तान के लिए। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ट की 6 साल की तकमील का दिन है। सर, ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान को और पाकिस्तान की पाक फ़िज़ाइया को कितनी बड़ी कामयाबी को देखते हैं और ये पाकिस्तान की सफारती और दिफाई कितनी बड़ी कामयाबी है? आई थिंक ये तो पूरी दुनिया ने लाइव देखा था और इसके सारे प्रूफ्स हैं कि पाकिस्तान इनका प्यारा भी मार गया है और अभिनंदन को यहाँ परेड किया गया। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो एटीट्यूड की है जी। अगर आप देखें दो क्लैशेस हुए हैं साउथ एशिया में, एक पाकिस्तान और भारत का हुआ 2019 में और 2020 में भारत और चाइना का हुआ। तो दोनों में ये सिमेट्री है, एक तरफ एक बड़ी पावर थी, एक तरफ एक आप कहें किसी हद तक छोटी फौज।
लेकिन पाकिस्तान का एटीट्यूड देखें कि आपने फौरन रिस्पॉन्ड भी किया और डिटरेंस को बरकरार रखा और बल्कि आपसे एक लेटर में ऊपर गए। भारत के बाद बिल्कुल इसको फर्दर परस्यू नहीं कर सका। जबकि चाइना भारत का जो क्लैश हुआ था 2020 में, इसमें भारत के कर्नल बापू मारे गए थे और उन्होंने ऑलमोस्ट 100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया कैप्चर कर लिया था ईस्टर्न लद्दाख में। उसके बाद भारत ने मूव नहीं किया और मोदी साहब ने कहा जी हमारी सीमा में कोई घुस के नहीं आया। तो ये आई थिंक बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेटेजिकली पाक को ऑपरेशन डिटेल सब चीजों को पता है, टैक्टिकली कैसे लड़ाई हुई, लेकिन एटीट्यूड बड़ा जरूरी है कि फोर्स में, चाहे वो एयरफोर्स है, मिलिट्री है, कि आप रिस्पॉन्स क्या देते हैं और कौन जो है वो डोमिनेट करता है सिचुएशन। तो मेरे ख्याल में सबसे इम्पोर्टेंट आउट का रिजल्ट था तो ये था कि पाकिस्तान ने न सिर्फ अपनी डिटरेंस करार रखी बल्कि भारत को मजबूर किया कि वो स्केल डाउन करे और उसके अलावा जो है रिस्पॉन्स एग्रेसिव दिया कि आप नेक्स्ट डे जिस तरीके से भारत के जहाज गिराए गए, उनकी फोर्सेस के ऊपर भी अटैक किया कि उनके बड़े सीनियर कमांडर थे जिसके नजदीक अटैक किया गया था। एक मैसेज कम्युनिकेट किया गया कि पाकिस्तान अपनी सलाहियत जो है डिफेंड करना जानता है। जबकि भारत और चीन के क्लैश अगर आप देखते हैं तो भारत एक बिली बिली बन गया था और इतनी बड़ी फौज, $85 अरब का बजट है उनका डिफेंस का, लेकिन उनकी मिलिट्री ने बहुत छोटी सही, बिल्कुल इसमें कतन कोई शक नहीं है। पाकिस्तान ने हमेशा से जिम्मेदारी का मुजाहरा किया और इसमें अगर इस सारी सूरत हाल को देखें तो आज इस सारी कामयाबी का जो सेहरा है वो पाक फ़िज़ाइया के सर जाता है। और उन्होंने जिस तरीके से ऑपरेशन किया और एक तोहफ़ा कौम को दिया और जो एक ज़ौम रखने वाली फ़िज़ाइया है और ज़ौम रखने वाली फ़ौज है, बल्कि उनकी सियासतदानों को भी देखा जाए तो जिस तरीके से भारत अपना एक बयानिया बनाने की दुनिया के सामने कोशिश करता है कि हम बहुत ताकतवर हैं, तो उसको भी शिकस्त का सामना ही करना पड़ा। जी बिल्कुल, मैं हमेशा कहता हूँ भी वो लेटर जहाज लेने की कोशिश कर रहा है भारत F-35 वगैरह। मैं कहता हूँ आपको पायलट्स की जरूरत है, जहाजों की जरूरत नहीं है। फॉर योर मिलिट्री वुड डिसग्रेस एनी इक्विपमेंट जो है। मैं सिर्फ कंपेयर करूंगा, बॉडी लैंग्वेज देखें उस वक्त कॉर्नल लीडर हसन या विंग कमांडर नोमान उस रिकॉर्ड में हमारे हीरोज हैं, और अभिनंदन की आप बेसिकली बॉडी लैंग्वेज देखें तो आपको पता चल जाएगा कि ऑफिसर लेवल का या जवानों का क्या मोराल था और व्हाट्स द लेवल ऑफ ट्रेनिंग और स्पिरिट जो। आई थिंक भारत जितने मर्जी जहाज ले ले, जितनी टेक्नोलॉजी ले ले, इस मैन बिहाइंड द गन। पाकिस्तान एयरफोर्स ने प्रूव किया लाइक 65 71 में और रिकॉर्ड में कि साउथ एशिया में लेवल की कोई एयरफोर्स मौजूद नहीं। सही, बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। आज ये हमारी कामयाबी का दिन है। सर, गज़ा के हवाले से भी बात करते हैं, आपकी जानिब आता हूँ, लेकिन वजिया सईद साहिबा को भी गुफ्तगू का हिस्सा बनाते हैं। वजिया सईद साहिबा, जैसे कि आज की कामयाबी के हवाले से हमने बात की, तो दूसरी जानिब हम अपने फ़लस्तीनी भाइयों को कतई नहीं भूल सकते। और अगर हम देखें हमास और इसराइल में जंगबंदी मुआहदे की दरार की वजह आपको क्या नज़र आती है? क्योंकि हम ये देखते हैं कि इसराइल का जो रवैया है वो बहुत ही गैर संजीदा है। एक तरफ तो वो मुज़ाकरात की बात भी करते हैं, जंगबंदी की बात भी करते हैं और कहते हैं कि आलमी सतह पर हम सबको इस बारे में सोचना पड़ेगा, लेकिन उसके साथ साथ जंगबंदी मुआहदा होने के बाद और कैदियों की रिहाई के हवाले से भी देखा जाए तो अपने ही मुआहदे की मुखालफत करते भी नजर आता है। जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने मुझे बात करने का मौका दिया। मैं गजा के हवाले से ये कहना चाहूंगी कि इसराइल मुझे सीज फायर में कुछ खास इंटरेस्टेड नजर नहीं आता। और अब जबकि सीज फायर के खात्मे के दिन करीब आ रहे हैं, मुज़ाकरात का अगला वक्त आने का वक्त हुआ चाहता है, और उससे पहले आपने देखा होगा कि इसराइल ने कितने जो है प्रॉब्लम्स खड़े किए गजा में, जो है उसने फिर से, और लबनान में और खान यूनिस में भी उसने जो एक दफा फिर से तबाही मचाने की कोशिश की। तो जाहिर सी बात है हमास ने अपना जो है जो कैदी हैं उनकी रिहाई को थोड़ा सा डिले किया, प्रेशर बिल्ड करने के लिए। और उसके ऊपर आपने देखा होगा कि सदर ट्रंप ने क्या बयान दिया था कि अगर हमारे जो कैदी हैं उनको अगर टाइमली रिहा ना किया गया तो हम फिर से एक मरतबा जहन्नम बना देंगे। तो आप देख रहे हैं इसराइल का भी रवैया, अमेरिका का रवैया, अमेरिका की सपोर्ट, और उसके ऊपर तमाम गल्फ कंट्रीज की किसी हद तक खामोशी। उनको गजा को रिबिल्ड करने का शौक तो है, करना भी चाहते हैं, प्लान भी बना रहे हैं, लेकिन जितनी सख्ती से रिटेलिएट करना चाहिए या रिस्पॉन्स देना चाहिए वो आपको मुसलमान मुल्कों की तरफ से या गजा के जो पड़ोसी ममालिक है, अरब ममालिक है, उनकी तरफ से आपको काफी कमी नजर आई।
सही, मुस्लिम उम्मा के किरदार की बात करते हैं और गल्फ कंट्रीज़ के किरदार की भी बात करते हैं, लेकिन जिस तरह आपने कहा कि मुज़ाकरात के दूसरे मरहले की तरफ करीब तर होते जा रहे हैं, तो ये सवाल मैं ब्रिगेडियर साहब के सामने रखना चाहूँगा, क्योंकि ब्रिगेडियर साहब दिफाई नुक्ते निगाह से ये ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं। सर, पहले मरहले को भी आपने देखा, जांचा, परखा, और सर ये फरमाइए कि दूसरे मरहले के करीब जो है हालात जो हैं करीब होते जा रहे हैं, क्योंकि सीज़ फायर का वक्त जो है वो ख़त्म होता जा रहा है, तो कौन से आपको लगता है कि मुमकिना निकात पर तबादला ख्याल होना चाहिए और कौन से मुमकिना निकात पर तबादला ख्याल हो सकता है? जिसमें आई थिंक अमेरिका का बड़ा क्रिटिकल रोल है, और इसकी जो पॉलिसी है उस पर हम लोगों ने भी लिखा भी है, ट्रस्ट ट्रिब्यून में छपा है, ट्रम्प स्टेफेनिक एंड गाजा इविक्शन के नाम से 10 फरवरी को। और उसमें जो आई थिंक ज्यादा बैकग्राउंड में जाने की जरूरत नहीं है, सक्सेसिव जो गवर्नमेंट्स हैं अमेरिका की, उन्होंने इजराइल को ऑलमोस्ट 51st स्टेट है, और स्पेशली जब से ट्रम्प साहब आए हैं उसका टेन्योर भी देखे, उसमें बहुत ज्यादा कंसेशन दी गई थी। अगर आप यूएन अब्राहम रिकॉर्ड को भी देखें तो उसमें सारे का सारा बेसिकली इजराइल की तरफ क्रेडिट देंगे। अभी जो आई थिंक लेटेस्ट उन्होंने फिर ट्राई की ट्रम्प ने कि जी इविक्शन होगी, यहाँ से खाना खास्ता फलस्तीन को निकाला जाए और यहाँ पे मरीनाज बनेंगे और 5 स्टार, बल्कि आज भी कोई ट्वीट हुई है और बड़ी दुनिया उस पर एतराज कर रही है कि उसमें AI जनरेटेड वीडियो लगाई है, ट्रम्प और नेतन्याहू बीच पे बैठ के यक्षी कर रहे हैं, डांस हो रहा है गजा में, और तो इसका मतलब है कि जो पोस्ट इविक्शन गजा के बाद। लेकिन मेरे ख्याल में ये 21 लाख वहाँ पे फलस्तीनी है और उनको इस तरीके से खाना खाता पैदा कर, उनकी अपनी जमीन है। बेसिकली ये कॉन्टिन्यूएशन है, दाहिवा पॉलिसी रही है विक्टोरिया के टाइम की, इसराइल की, जो भी फलस्तीनियों की नस्ल तैयार उसको आप मो डाउन करते हैं, घास कट करने को कहते हैं बेसिकली हेब्रू जुबान में दाहिवा। तो ये इसकी कॉन्टिन्यूएशन है कि वो बिल्कुल सारे खाने थे। लेकिन अगर अभी ऑन ग्राउंड देखा जाए तो कम से कम ये जरूर हुआ कि पहले तो से ईरान रेड जो भारत ग्रुप थे, चाहे वो हमास है या हिजबुल्लाह है, फतह है, इराक में है, उन्होंने इसको फिजिकली मिलिटरीली फाइट किया। लेकिन अभी आई थिंक किसी हद तक OIC में और अरब वर्ल्ड में ये जरूर आया कि जब क्वेश्चन की बात हुई कि सारा खासा बेदखल किया जाए और बेसिकली एक और आप कहें नया नकबा जो है जिस गेट में हुआ था वो किया जाए, तो उसको रजिस्ट किया है, ऑफिशियली भी किया गया है। इसमें जो 5-6 बड़े मालिक हैं, इसमें मिस्र है, सऊदी अरेबिया है, कतर है, जॉर्डन है और UAE, जो करता धरता है 8 से 20 के, तो उन्होंने इसको रजिस्ट किया कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि एक तरफ सऊदी अरेबिया फैसिलिटेट कर रहा है रशिया और अमेरिका की जो टॉप्स है, तो कुछ लीवरेज उनके पास है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो बाकी दुनिया है इस वक्त आई वुड से बिल्कुल डिवाइडेड है। एक तरफ ऑलमोस्ट 50,000 फलस्तीनी बच्चे खवातीन शहीद हो चुके हैं, और अभी खबर ये भी है कि जब मलबा उठाया जाएगा बिल्डिंग का तो शायद 30,000 लोग अंदर ऑलरेडी बरेड है, इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। और इस चीज को अभी ट्रम्प साहब चाहते हैं कि लोग भूल जाए और इस चीज पे बात हो कि फलस्तीनियों को यहाँ से निकाला जाएगा या नहीं निकाला जाएगा। तो ये मेरे ख्याल में वेस्टर्न हिपोक्रेसी भी है, और ट्रम्प की नियो नाजी एजेंडा है जो मेरे ख्याल में कामयाब नहीं होगा। लेकिन इस वक्त जरूरत है कि चाहे अरब वर्ल्ड हो, OIC हो, कि आप यूनाइट हो के कम से कम इस नुकते के ऊपर जरूर फाइट करें और पुश बैक। सही सर, ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, वापस आते हैं तो इस रेजिस्टेंस के हवाले से मैं आपके सामने एक पॉइंट रखना चाहूँगा। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। गजा सूरत हाल और फ़लस्तीन की हालत ज़ार के हवाले से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। वज़ीर सईद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जनाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड वक़ारुल हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और ब्रिगेडियर साहब जिस तरह फरमा रहे थे कि तमाम मुस्लिम दुनिया को एक नुक्ते पर आना होगा। वज़ीर सईद साहबा आप भी फरमाइएगा, जैसा आपने भी कहा कि गल्फ़ कंट्रीज़ की तरफ से उस तरीके से रेजिस्टेंस हमें कभी देखने को नहीं मिली। हम एक मुस्लिम उम्मा के कॉन्सेप्ट की हमेशा से बात करते हुए आते हैं और हमेशा से कहते हैं कि हमारा एक कॉज होगा मुस्लिम उम्मा के तौर पर, लेकिन हमें वो भी कभी भी नज़र नहीं आया। ब्रिगेडियर साहब ने OIC की बात की, हमने देखा कि OIC का प्लेटफॉर्म भी हम उस तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाए गजा के लिए और फ़लस्तीन के लिए। क्या रुकावटें देखती हैं आप, क्या वजूहात देखती हैं? हालांकि हमने देखा कि मगरिब की दुनिया में अवामी सतह पर तो बहुत एहतजाज हुए और अवाम तो बहुत ज़्यादा बाहर निकली, लेकिन हमारी तरफ अगर देखा जाए मुसलमानों की तरफ तो मुसलमान रहनुमाओं को कोई ना कोई आवाज़ उठानी चाहिए थी, लेकिन वो खामोश नज़र आते हैं। देखिए, इसमें मैं ये कहूंगी कि तमाम ममालिक अपना अपना फ़ायदा देखते हैं। बहुत सारे मुसलमान ममालिक जो हैं वो इस वक्त किसी जंग में नहीं पड़ना चाहते, इसराइल के साथ ताल्लुकात को बेहतर करना चाहते हैं, खुसूसन अरब ममालिक, क्योंकि वो समझते हैं इस चीज़ को कि अमेरिका की सपोर्ट के साथ इसराइल का वो मुकाबला नहीं कर सकते। ये मेरे ख्याल में एक गलत फहमी है उनकी अपने बारे में, क्योंकि इत्तेहाद और इत्तेफाक से हर चीज़ मुमकिन है, और अगर आप मसाइल को बातचीत की तरफ लेकर जाएं तो हर मसले का हल है।
अभी आप देखिए कि सदर ट्रंप ने जो अपना एलची मुकर्रर किया है मशरिक वस्ता में, स्टीव विटकॉफ, वो भी एक यहूदी है और बहुत बड़े यहूदी बिजनेसमैन है। और जिस तरह अभी ब्रिगेडियर साहब ने बातों में जिक्र किया कि ट्रंप साहब ने एक एआई जनरेटेड एक वीडियो जो है वो निकाली है अपने ट्रुथ सोशल पे। उन्होंने अपना एक्चुअली एक सोशल मीडिया बना रखा है जब उन्हें ट्विटर से बैन किया गया था उसके बाद से। तो उसमें उन्होंने दिखाया है कि सोने के मुजस्समे ट्रंप के गजा में लगे हुए हैं। एलन मस्क जो है बैठकर कॉफी पी रहा है और नेतन्याहू और ट्रंप दोनों जो है वो समंदर के किनारे धूप सेंक रहे हैं और वहां पर बड़े बड़े स्काई स्क्रैपर्स हैं। तो जिस तरह पहले उन्होंने कहा था कि वो गजा को मुसलमानों से खाली करके उसको रिबिल्ड करना चाहते हैं, फिर उन्हें वापसी की इजाजत दी जाएगी, उसको तो पूरी दुनिया ने जो है वो जो है ना एक तरह से उसके ऊपर सवेर बैकलैश का सामना करना पड़ा। वो प्रोग्राम उनका नाकाम, हम लोगों ने उसको नाकाम करार दिया। लेकिन मैं ये देख रही हूँ कि ट्रंप जो है, जो वीडियो उन्होंने आज रिलीज किया है और उसमें उन्होंने ट्रंप गजा का नाम रखा है, गजा का नाम के आगे ट्रंप लगा यानी ट्रंप का गजा। तो मुझे नहीं लगता कि वो अपने इरादों से पीछे हटेंगे, जबकि जो मुज़ाकरात की तरफ बढ़ रहे हैं ये तमाम इस वक्त तो खित्ते के ममालिक हैं, दोहा कतर में लोग इकट्ठे होना चाह रहे हैं। तो उसमें इसराइल का जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो है कि उसके जो कैदियों की है उनकी रिहाई हो और क्या कहते हैं हमास को जो है वो गैर मुसल्लह किया जाए और वीकनेस से निकाला जाए। जबकि अगर इस बात को हम दूसरी तरह देखें तो हमास ने ऑलरेडी जो है कुछ अर्सा कबल जो है हमास की तरफ से ये वाज़ेह बयान आ चुका है कि अगर फ़लस्तीनी अथॉरिटी और इस कौमी लेवल पर एक कोई काउंसिल या कोई इदारा तश्कील देती है जो गजा का इंतजाम संभाले तो उस सूरत में हम पीछे हटने को तैयार है। सही बिल्कुल अभी तो देखना ये है कि ऊंट किस करवट बैठता है। लेकिन मैं गजा ट्रंप के हवाले से आपका पॉइंट लूँगा क्योंकि आपने एक बहुत अहम नुक्ता उठाया कि वो किसी तौर पर पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। ट्रंप की शख्सियत, ट्रंप के बयानात इस हवाले से भी और आलमी मंजरनामे के हवाले से भी। ब्रिगेडियर साहब, आपने जिस तरह कहा कि बहुत सारे ममालिक जो हैं गल्फ़ के भी और दीगर अरब ममालिक भी जो हैं वो रेजिस्टेंस कर रहे हैं और भरपूर रेजिस्टेंस का उन्होंने मुजाहरा किया है, लेकिन आपको क्या लगता है कि ये रेजिस्टेंस वो कायम रख पाएंगे, बरकरार रख पाएंगे और इसके लिए मज़ीद क्या करना चाहिए? क्योंकि ये बेदखली का, मुंतकली का मामला है और इसके ऊपर बयानात तो दिए गए लेकिन रेजिस्टेंस भी दिखाएगी, क्या वो इसको मज़ीद तवालत दे पाएंगे? यस, आई थिंक चीजें दोनों तरफ जा सकती हैं। एक तो शायद ये है कि अगर एक लैप्स करता है जो भी मुआहदा हुआ था तो आप दोबारा आप कह रहे हैं कि एक वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट होगी जो किसी के भी फेवर में नहीं होगी। दूसरा, अगर खुदा न खास्ता इनका प्लान है, मतलब इस बड़ा मजाका खेज है क्योंकि सर इस सारी सूरत हाल में अगर देखा जाए तो वहाँ से ये पैगाम भी जाता है, जब मिस्री सदर से गुफ्तगू हुई तो हम वहाँ से भी ये पैगाम भी सामने आया कि इमदाद बंद करने की जो हमेशा से धमकी दी जाती है वो भी कह दी गई थी। ये बिल्कुल है। उसमें देखिए जो असल चीज है वो वही है कि समहाउ जो वेस्टर्न मीडिया, ज़ायनिस्ट मीडिया इतना ज्यादा डिफ्लेक्ट कर देता है कि असल इशू से हटनी है चीजें। एक तो कैजुअलिटीज है, दूसरा इसके अंदर जो है 90,000 आप कह लें 90,000 टन के बराबर म्यूनिशन फेंका जा चुका है, जो 6 हिरोशिमा के एटम बॉम्ब्स के बराबर। उस चीज को कोई देख ही नहीं। गजा की डेंसिटी देख लें, उन्होंने इसको रूपल का ढेर बना दी है। तो असल इशू तो ये है मिलिटेरियन। बाकी है कि क्या अमेरिका की फौज आएगी फिर 21 लाख फलस्तीनियों को बेदखल करने के लिए? इजरायली फौज में कैपेसिटी है वहां, तो फिर हर बच्चा और हर मर्द और औरत लड़ेगी। मेरे ख्याल में ये एक प्रेशर टैक्टिक जरूर हो सकती है और उसके अंदर मैक्सिमम गेज की बात है, साफ जरा कंसेशन ड्रॉ करेगा इजराइल भी और अमेरिका भी। बट आई डोंट थिंक सो कि ये सक्सेसफुल होगा। अगर ट्रंप जो है वो ट्वीट कर देता है या सोशल ट्रुथ पे अगर वो लगा देता है तो मुराखा केस किस्म की स्ट्रेटजी लेके आता है जो बिल्कुल अननेचुरल है कि लोगों को इस तरीके से निकाला जाए। और उसमें अरब ममालिक का साथ ये इम्प्रैक्टिकेबल है। हाँ, ये जरूर है या तो इस प्रेशर में आके नेगोशिएटेड टेबल के ऊपर कोई आई थिंक इसका हल निकाला जाए या फिर ये और जो प्रोलॉन्ग करेगी फायर के बाद और खुदा ना खासा चीजें जो है और ज्यादा अनस्टेबल हो जाएंगी। सही, चीज़ें अनस्टेबल हो जाएंगी। वजीह सईद साहब, क्योंकि मेरे पास वक्त बहुत महदूद रह चुका है, आपका मुख्तसर सा जवाब लेना चाहूँगा। गजा ट्रंप, क्या इसको अमली शक्ल देना इतना आसान है जिसना ब्रिगेडियर साहब ने भी कहा, क्योंकि सूरत हाल तो बहुत मुख्तलिफ है? जी, बज़ाहिर तो इसको अमली जामा पहनाना मुमकिन नजर ही नहीं आता। आप कैसे 20 लाख लोगों को उसके जगह से निकालेंगे और रिबिल्ड करेंगे? और फिर इस बात की कोई गारंटी है? जब यहाँ पर तबाही मची हुई थी तब तो अमेरिका ने इसराइल को नहीं रोका और अब जब वो तबाह बर्बाद हो गए हैं तो अमेरिका के नज़ाइम के तहत वहां आ रहा है। उसके साथ साथ अगर आप देखें तो जिस तरीके पर ट्रंप जो है वो अपनी, ठीक है मज़ाक़ केस लगी आज की वीडियो, लेकिन जिस तरह उन्होंने अपने अरबपति दोस्तों का जो एक बिजनेस टाइकून्स हैं सब, और वो सब के सब जो है वो बिल्डर्स हैं
प्रैक्टिकली दे आर बिल्डर्स। वो जो है उसको मैं क्या मिसाल दूं, इस वक्त बैठ करके पाकिस्तान के भी कुछ बड़े टाइकून्स हैं जो जी। सियासत में भी जिनका बड़ा रोल है, अमल दखल है। तो ये सब लोग अपने पैसे और कुव्वत के बलबूते पर इस वक्त गजा को हथियाना चाहते हैं एक तरह से, क्योंकि अवाम के पास वो ताकत नहीं, हुकूमत में इतनी कसबल नहीं, हमास में भी इतना नहीं कि कोई इनको आने से रोक सके। और बर्बादी जो है 100% बर्बाद कर चुकी है वो इस जमीन को। तो वो इसको दोबारा से रिबिल्ड करेंगे, जाहिर है इतना करोड़ों अरबों डॉलर खर्च करेंगे तो वो सही वापसी सही को वजिया देंगे सईद क्या? साहबा, माजरत के साथ मेरे पास वक्त ख़त्म हो चुका है। आप दोनों शख्सियात का बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वक़ारुल हसन साहब भी हमारे साथ रहे और आप वजिया सईद साहिबा भी हमारे साथ रहीं। दोनों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम दुआगो हैं कि अल्लाह ताला फ़लस्तीन के बासियों के लिए बल्कि तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए और तमाम मुसलमानों के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। आमीन। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।